जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द प्री सिक्योर ऑफ स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के अगस्त 8 प्री सिक्योर में हम लोग करंट अफेयर्स के इन टॉपिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज को प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो है नेशनल फिल्म अवार्ड्स का। नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं इससे डायरेक्ट एमसीक्यूज प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में आपके बनते हैं, नॉट ओनली इन सिविल सर्विसेज बट सिविल सर्विसेज के अलावा बाकी और भी सर्विसेज जहाँ पे जनरल स्टडीज का सिलेबस कॉमन रहता है वहाँ पे आप ऐसे एमसीक्यूज एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मेंस में भी आंसर लिखना हो तो कैसे यूज कर सकते हैं। देन इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। नाउ इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स का पर्पस आपके मेंस के एग्जामिनेशन में भी आपको जीएस पेपर 2-3 के आंसर लिखने में हेल्प करेगा। असेट्स अंडर मैनेजमेंट, एक टर्म जिसको कि आप इंडियन इकोनॉमी से कनेक्ट कर सकते हो अपने जीएस पेपर 3 के सिलेबस में मेंस के लिए, और ये न्यूज़ में मेंशन रहता है बिकॉज असेट्स, यहाँ पे जिस असेट्स की हम बात करेंगे वो असेट्स होंगे म्यूचुअल फंड्स। तो ये म्यूचुअल फंड्स हो गए या स्टॉक मार्केट्स हो गए, तुम में से कई लोगों ने उसमें इन्वेस्ट भी करा होगा या अपने सीनियर्स को करते देखा होगा। सो दिस थिंग्स रिमेन इन न्यूज और प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारे टर्म्स। ओके, देन राइसोटॉप प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो राइसोटॉप्स है इसमें दो टर्म दिख रहे हैं, थोड़ा इसको ध्यान से भी समझो, आगे डिटेल में तो हम देखेंगे ही। एक है राइनो और दूसरा है आइसोटॉप। मतलब यहाँ पे राइनो कंजर्वेशन के लिए आइसोटॉप्स को यूज किया जाएगा। दिस इज राइसोटॉप प्रोजेक्ट। सो वी विल सी दिस इन डिटेल, ये एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से आपका होगा। देन ग्रीन हाइड्रोजन, अगेन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से प्राइम मिनिस्टर के स्पीच में, प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस में मेंशन था। तो ये हमारे प्री सिक्योर के आज के मेन टॉपिक्स होंगे। फिर आपके लिए कल के लिए भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस और जो लास्ट प्रीवियस डे के प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे उसका भी डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे। ओके, सो दिस वुड बी द एजेंडा। अब हम पहले टॉपिक पर आते हैं। तो पहला टॉपिक है नेशनल फिल्म अवार्ड्स का। आप पिक्चर्स देखते हो या नहीं देखते हो ये आपका इंडिविजुअल चॉइस है, बट जब नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जा रहा है तो उससे रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब किन फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था वो डिटेल आपके यहाँ पे दिख रहा है। सिविल सर्विसेज में सिर्फ ये डिटेल मैं तुमको नहीं दूंगा कि भैया बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल वैल्यू सैम बहादुर, वैसे बड़ी अच्छी मूवी थी, विकी कौशल प्लेड रियली वेरी गुड रोल, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के लाइफ को बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट किया उन्होंने। या फिर शाहरुख साहब की कौन सी मूवी है, जवान, ही डिजर्व, जवान से ज़्यादा इन्होंने बाकी मूवी में भी डिजर्व किया था, बट चलो आज वो जो ड्यू क्रेडिट था उनको जवान मूवी में मिला। विक्रांत मैसी प्लेड वेरी वेल इन 12th फेल मूवी, जो कि हर यूथ के लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। रानी मुखर्जी जो है मैम, इन्होंने एक्ट किया था मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे नाम की मूवी में, जो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। और बाकी जितने भी डिटेल्स हैं कि किन म्यूजिशियन को या किन चाइल्ड आर्टिस्ट को मूवी के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए अवार्ड मिला है, वो डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है, वो तुम देखने का काम करोगे। सिविल सर्विसेज में एमसीक्यू कैसे पूछा जाता है वो अब हम देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने क्या दिया है, दैट दीज अवार्ड्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एक्चुअली नॉट, CBFC मूवीज को सर्टिफिकेट देने का काम करता है, जबकि ये जो अवार्ड्स है ये अवार्ड्स दिए जाते हैं डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल ये नेशनल फिल्म अवार्ड देने का काम करता है, CBFC नहीं। CBFC वो सर्टिफिकेट्स देता है, जो हम सर्टिफिकेट्स देखते हैं ना, UA सर्टिफिकेट्स, A सर्टिफिकेट्स, ये अलग अलग सर्टिफिकेशन देने का काम एज पर द कंटेंट वो करता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। लेकिन नेशनल फिल्म अवार्ड देने का काम डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म, जो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल है वो करती है, ये इंस्टीट्यूशन करती है। अगेन दिस इंस्टीट्यूशन ऑल्सो कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ IB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। सेकेंड स्टेटमेंट है, द अवार्ड्स एम्स टू प्रमोट फिल्म्स ऑफ एस्थेटिक, कल्चरल एंड टेक्निकल एक्सेलेंस प्रोड्यूस्ड अक्रॉस इंडियन लैंग्वेजेस। यस, यहाँ पे ना किसी लैंग्वेज के लेकर कोई बार नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही मूवी बनाओगे या पर्टिकुलर किसी वर्नाकुलर लैंग्वेज में बनाओगे तभी अवार्ड मिलेगा। अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में मूवी बनाने को लेकर आपको अवार्ड दिया जाएगा, सो दैट उन लैंग्वेजेस से रिलेटेड कंटेंट को, या कंटेंट सिर्फ उन लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं भी हो तो अच्छे कंटेंट को, जो कल्चरल एस्थेटिक वैल्यू को, टेक्निकल वैल्यू को, सोशल वैल्यू को प्रमोट करी है, वैसे मूवीज को नाम मिले, वैसे आर्टिस्ट को प्रमोट किया जा सके। सो सेकेंड इज करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द स्वर्ण कमल एंड रजत कमल आर द टू मेन कैटेगरीज ऑफ अवार्ड्स कन्फर्ड। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड दिस इज करेक्ट बाय द वे। स्वर्ण कमल और रजत कमल नाम के दो कैटेगरीज होती हैं इन अवार्ड्स में। सो 2 and 3 आर करेक्ट फॉर हेयर। अब हम जरा डिटेल में जाते हैं।
यहाँ पे कुछ एसएमएज फिल्म एंड एसएमएज लैंग्वेज में फिल्म बनाने वाले कुछ बेस्ट परफॉर्मर्स के नाम मेंशन है, आप उन्हें देख सकते हो, इन फिल्म के बारे में डिटेल्स मालूम कर सकते हो। और बाकी जो कोरियोग्राफर है इंडिया के अलग अलग पार्ट से या अलग अलग एक्टर्स हैं उनके डिटेल्स मेंशन है। हम स्वर्ण कमल और रजत कमल की बात करें तो स्वर्ण कमल कैटेगरी है, इसमें ना एक मेडलियन दिया जाता है, राइट, एक सर्टिफिकेट और कैश प्राइज है। रजत कमल जो है ये बाकी अलग अलग कैटेगरीज में, फिल्म से रिलेटेड बाकी अलग अलग कैटेगरीज में इस तरह से रजत कमल अवार्ड दिया जाता है। मतलब जो टॉप कैटेगरी होगी वहां पे स्वर्ण कमल और बाकी कैटेगरीज में रजत कमल अवार्ड से उन आर्टिस्ट से उन लोगों को सपोर्ट किया जाएगा, उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फिल्म्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड एंड मस्ट द डायरेक्टर्स मस्ट बी इंडियन नेशनल्स। ये दोनों क्राइटेरिया जरूरी है, याद रखना इसको, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब ये इसलिए किया गया सो दैट इंडिया में ही फिल्म को प्रोड्यूस किया जाएगा, तो इससे जो इकोनॉमी, जो फिल्म से रिलेटेड इकोनॉमी होती है, सिर्फ इकोनॉमी शाहरुख साहब या बाकी से एक्टर एक्ट्रेस से रिलेटेड नहीं, बाकी कई लोग फिल्म के पार्ट होते हैं, तो उनके लाइफ भी, उनकी इकोनॉमी भी चलेगी। दैट्स वाई फिल्म का प्रोडक्शन इंडिया में होना चाहिए और इंडियन नेशनल ही इसके मेकर्स होने चाहिए, ताकि इंडियन नेशनल की कैपेबिलिटीज को प्रमोट किया जा सके। फॉरेन को प्रोडक्शंस भी हो सकते हैं, उनके लिए अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया साथ में रखा जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट का कहा जाता है कि कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। खैर, अगर कभी कोई इन्फ्लुएंस दिखे तो दैट जस्ट मेयर कोइंसिडेंस, जैसा हम अपने फिल्मों में बोलते हैं। फिल्म अवार्ड से रिलेटेड एक और चीज जो तुमको जानना जरूरी है वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, जो कि 1969 से दिया जा रहा है एंड दिस इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट सिनेमेटिक ऑनर। ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है ना, ये नेशनल अवार्ड से रिलेटेड नहीं है ना, इसको नेशनल फिल्म अवार्ड से रिलेटेड नहीं है, उससे कनेक्ट करके नहीं देखना, ये अलग से सेपरेटली दिया जाएगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि 1969 से दिया जा रहा है। सिंस फिल्म से रिलेटेड है इसलिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। किन के नाम पर? ढूंढीराज गोविंद फाल्के साहब, जो कि इंडिया के पहले फिल्म मेकर से, उनसे रिलेटेड है। इसमें एक स्वर्ण कमल, 10 लाख का कैश प्राइज और सर्टिफिकेट, सिल्क रोल, सॉल वगैरह दिए जाते हैं, जिसके फर्स्ट रेसिपेंट थे देविका रानी रॉरेज। रिसेंट इसके रेसिपेंट कौन हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड के, ये तुम मुझे बताओगे। रिसेंट रेसिपेंट क्या 2025 में अनाउंस किया गया है? अगर नहीं किया गया है तो 2024 के रेसिपेंट कौन थे? दैट इज योर ड्यूटी टू फाइंड रिलेटेड टू दादा साहेब फाल्के अवार्ड। आसाम से या इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से आज तक किनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, ये भी ढूंढकर बताने का काम आप करोगे। ओके, ये आपका टास्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स से रिलेटेड। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना, ई व्हीकल्स को प्रमोट करना, ये गवर्नमेंट के एक मेन एजेंडा से रिलेटेड है। ऑब्वियसली मेन एजेंडा है जिससे कि हम फॉसिल फ्यूल्स पर, डीजल पर, पेट्रोल पे जो हमारी डिपेंडेंसी है, हम उन डिपेंडेंसी को कम कर सके। दैट्स वाई ई व्हीकल्स प्रमोट किया जाता है। तो उसको लेकर इंडिया ने क्या लॉन्च किया है? इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, मतलब एक इंडेक्स जिससे हम मेजर कर सके कि ईवी के सेक्टर में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के सेक्टर में कितना इंडिया आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आगे इंडिया बढ़ेगा तभी तो ई व्हीकल्स पे चढ़ेगा। ठीक है, खैर, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ नीति आयोग लॉन्च्ड इन 2024 टू इवेलुएट द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटोरीज। द स्टेटमेंट इज करेक्ट बाय द वे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि नीति आयोग ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इंडिया की तरफ से नीति आयोग इस प्रोग्राम को लॉन्च करता है, क्या चीज़ मेजर करने के लिए, क्या इवेलुएट करने के लिए कि मोबिलिटी परफॉर्मेंस कैसा है डिफरेंट इंडियन स्टेट्स का और इंडियन यूनियन टेरिटोरीज का। किस बेसिस पर ये मोबिलिटी परफॉर्मेंस डिसाइड किया जाता है, इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। पहले ये स्टेटमेंट करेक्ट है, याद रखिएगा। दूसरा क्या, वन ऑफ इट्स कोर थीम इज ईवी बैटरी रिसाइकलिंग एफिशिएंसी टू असेस स्टेट लेवल सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस। एक्चुअली नॉट, इसका कोर थीम ईवी बैटरी रिसाइकलिंग एफिशिएंसी को नहीं देखना है। ईवी बैटरी, यस, ये एक थीम का पार्ट होगा, बट रिसाइकलिंग एफिशिएंसी इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर थीम। कोर थीम क्या है वो भी डिस्कस करूंगा मैं तुम्हारे साथ। फिलहाल के लिए रिसाइकलिंग एफिशिएंसी ईवी बैटरी की ये थीम में नहीं है, याद रखेंगे इस चीज को। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द इंडेक्स प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी, हेल्दी कॉम्पिटिशन एंड अलायंस विद इंडियाज 27 टारगेट ऑफ नेट जीरो। इन चीजों के अकॉर्डिंग इस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स को बनाया गया है। ये एकदम सही बात है। हेल्दी कंपटीशन प्रमोट करना, क्योंकि पर्टिकुलर अगर कोई एक ही कंपनी सिर्फ ई व्हीकल्स बनाएगी, अगर वो मोनोपोली करने का काम करेंगे तो वो बिल्कुल सही नहीं होता है गाइस, कंज्यूमर्स के लिए, लोगों के लिए। मोनोपोली इज नॉट गुड, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के फील्ड में हो, चाहे वो ई व्हीकल के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो।
आज यूएसए अपनी मोनोपोली दिखाने की कोशिश कर रहा है टैरिफ के थ्रू, तो हमें बुरा लग रहा है ना। सो किसी भी फील्ड में मोनोपोली सही नहीं होती, ये चीज याद रखिएगा, हमेशा हमेशा याद रखिएगा। सो 1 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर नाउ। अब हम डिटेल्स में चलते हैं, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स के डिटेल्स की बात करें तो पर्पस तो हम समझ ही चुके हैं कि इसका पर्पस है प्रोग्रेस को चेक करना, नए बेंचमार्क सेट करना स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज के लिए। किस चीज के लिए? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए। इसके लिए एक स्कोर डिसाइड किया जाएगा, 100 का स्कोर है जिसके 16 इंडिकेटर और 3 कोर थीम है। पहला कोर थीम क्या है? ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस, कि कितना ईवी एडॉप्शन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज में है, कि भाई बसेस को लेकर, स्कूटर्स को लेकर, कार को लेकर क्या क्या चार्जिंग फैसिलिटीज है, क्या इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस है, सॉरी चार्जिंग फैसिलिटी सेकंड है, क्या ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस है, कहाँ पे बसेस मिल रहे हैं, बाकी ई व्हीकल्स मिल रहे हैं, वो है या नहीं। दूसरा होगा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, कि स्टेट्स में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक स्पेशली पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अवेलेबल है, उसकी डेंसिटी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, क्या पॉलिसी सपोर्ट मेजर्स है आसाम के लिए, मेघालय के लिए, अरुणाचल के लिए, बिहार के लिए, गुजरात के लिए, उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक दिए जाएंगे। देन ईवी रिसर्च एंड इनोवेशन उस स्टेट में कैसा चल रहा है, तो ये 3 कोर थीम है। बैटरी का रिसाइकलिंग, जो मैंने तुम्हें सेकंड स्टेटमेंट में दिया था कि बैटरी रिसाइकलिंग दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर थीम, बैटरी रिसाइकलिंग कोर पार्ट का हिस्सा नहीं है, दैट इज अ सेपरेट सेगमेंट। ठीक है, सो इन 3 कोर थीम के अकॉर्डिंग आपको स्कोर दिया जाता है। अब हम जरा देखते हैं स्कोर कैसे दिया जाता है। तो स्कोर देने के लिए ना 2 कैटेगरी बनाई गई, 2 कैटेगरी बनाई गई। पहले कैटेगरी कौन सी? परफॉर्मर कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी एस्पिरेंट कैटेगरी। अब ये एस्पिरेंट कैटेगरी वाले परफॉर्मर कैटेगरी में जाएंगे। जैसे तुम लोग भी एस्पिरेंट हो और अच्छे से पढ़ाई करोगे, प्री सिक्योर हो, डेली करंट अफेयर्स हो, आसाम प्रहरी हो, हाफल्य हो और क्लासरूम हो, इनमें अच्छे से पढ़ाई करिएगा तो आप परफॉर्म कीजिएगा। सो परफॉर्मर कैटेगरी में कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गोवा, उड़ीसा है। एस्पिरेंट कैटेगरी में अभी पंजाब, राजस्थान, बिहार, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम, आंध्रा, केरला, ये अभी एस्पिरेंट कैटेगरी में है। और अगर ये एस्पिरेंट कैटेगरी वाले स्टेट अच्छा परफॉर्म करें तो परफॉर्मर कैटेगरी में जाएंगे और 2070 तक हमारा जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट है हम उसको फुलफिल भी कर सकेंगे। ठीक है, आप याद रखिएगा कि अगर आपको आसाम का एग्जाम देना है तो याद रखिएगा कि आसाम कौन से कैटेगरी में अभी है। आपने मेघालय का एग्जाम देना है तो आप याद रखिएगा, आपने बिहार का एग्जाम देना है तो याद रखिएगा, ओवरऑल आपको यूपीएससी का भी एग्जाम देना है तो याद रखना ही है। ओके, बाकी हम इस मोबिलिटी इंडेक्स के कुछ और बेसिक फीचर्स देखें, इंपॉर्टेंट फीचर्स देखें तो टॉप परफॉर्मेंस स्टेट्स में दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये टॉप परफॉर्मेंस स्टेट्स में है। दिल्ली, महाराष्ट्र अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही है, यूनियन कैपिटल है, नेशनल कैपिटल हो गया, ये फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में है मुंबई। बट छत्तीसगढ़ नहीं, चंडीगढ़ अच्छा कर रहा है, दैट इज रियली रिमार्केबल कि पंजाब का चंडीगढ़ जो कि पहले अपने सिविक सेंस के लिए जाना जाता था, वो अब ई व्हीकल्स के केस में भी बढ़िया कर रहा है। कैटेगरी लीडर्स की बात करें तो ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए दिल्ली और महाराष्ट्र अच्छा कर रहे हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 थीम थे ना, सो इन 3 थीम में दिल्ली, महाराष्ट्र पहले वाले थीम में, चार्जिंग में कर्नाटका, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख यहाँ पे चार्जिंग फैसिलिटी अच्छी है, दैट्स वेरी गुड साइन। रिसर्च इनोवेशन में दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, हरियाणा है। अब बिहार, आसाम जैसे स्टेट्स को भी इन फील्ड में आगे बढ़ना है, रिसर्च में आगे बढ़ना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, तो धीरे धीरे ओवरऑल रैंकिंग इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो ईवीज मेकअप 5.3% ऑफ प्राइवेट व्हीकल सेल्स इन 2024। पिछले साल 2024 में प्राइवेट व्हीकल जो सेल हुए हैं उसका 5.3% ई व्हीकल्स थे एंड ओवर 12 लाख ईवी रजिस्टर्ड इन अ ईयर इन इंडिया। 12 लाख ईवी रजिस्टर्ड होते हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेट्स अंडर मैनेजमेंट। व्हाट इज दिस असेट्स अंडर मैनेजमेंट? तो द हिंदू क्या बोल रहा है दैट एज पर अ स्टडी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री असेट्स अंडर मैनेजमेंट, AUM जिसको शॉर्ट्स में बोलते हैं, इट ग्रू 7-fold इन लास्ट 10 ईयर्स। कि लास्ट 10 साल में असेट्स अंडर मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड कैटेगरी का इसमें 7 गुने बढ़ोतरी हुई है, मतलब अच्छा बढ़ोतरी हुआ है। और ये चीज़ ना एकदम इजीली एक्सेप्टेबल भी है क्योंकि म्यूचुअल फंड को लेकर अवेयरनेस और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है। सो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है? पहला कह रहा है दैट AUM रेफर्स ओनली टू नेट प्रॉफिट्स अर्नड बाय एन इन्वेस्टमेंट फर्म ओवर अ फाइनेंशियल ईयर। एक्चुअली नॉट। असेट्स अंडर मैनेजमेंट सिर्फ नेट प्रॉफिट को नहीं मैनेज करते हैं, द ओवरऑल पोर्टफोलियो वो मैनेज किया जाता है, सिर्फ नॉट द नेट प्रॉफिट, सिर्फ नेट प्रॉफिट नहीं। सो द पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। हायर AUM typically indicates great investor confidence, better liquidity and scope for portfolio diversification.
बिल्कुल, जब असेट्स अंडर मैनेजमेंट ज़्यादा होगा, हाई होगा, इसका मतलब हुआ है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, मार्केट में बढ़िया लिक्विडिटी है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है कि हर कोई अलग अलग पोर्टफोलियो में अलग अलग म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट कर रहा है, ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर पा रहे हैं. सो दिस इज अ गुड साइन. हायर AUM इज अ गुड साइन फॉर इकोनॉमी, इज अ गुड साइन रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट बाय द पीपल. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. चलिए अब हम म्यूचुअल फंड को, पहले हम जरा AUM की बात करें तो AUM टोटल मार्केट वैल्यू को दिखाता है, सिर्फ प्रॉफिट को नहीं. ये चीज़ तो हो गया, पहला स्टेटमेंट हमारा क्लियर हो गया. हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसको ऐसे समझो, देखो म्यूचुअल फंड क्या है. अब म्यूचुअल फंड यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंसस से फंड जनरेट किया जाता है. म्यूचुअल कंसेंसस से फंड जनरेट करने का मतलब कि 10 लोग मिले और उन्होंने एक पूल ऑफ मनी डेवलप किया, इसी को हम म्यूचुअल फंड बोलेंगे. इसको मैनेजमेंट करने के लिए कुछ हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, दे मैनेज इट सो दैट रिस्क कैन बी बैलेंस्ड एंड रिटर्न कैन बी हाई. अब हमें म्यूचुअल फंड जनरेट करना था, किसके लिए? हमें म्यूचुअल फंड जनरेट करना था कि गुवाहाटी सिटी में फ्लड नहीं आए, जो अर्बन फ्लड होता है गुवाहाटी सिटी का वो नहीं आए. उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हमें नाले की सफाई करनी है, हमें बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है. तो उसके लिए क्या हुआ, गुवाहाटी के सारे लोगों ने मिलकर 10-10 रुपए जमा किया, ये हो गया म्यूचुअल फंड. अब इसको मैनेज कैसे किया जाए, इसको इन्वेस्ट कैसे किया जाए, रिटर्न कैसे इससे निकाला जाए, उसके लिए प्रोफेशनल्स की यूज ली जाएगी. बन गया प्रोफेशनल्स का यूज. एंड दैट्स वाई इन्वेस्टर्स दे परचेज फंड यूनिट्स एंड ईच यूनिट्स वैल्यू इज कॉल्ड नेट असेट वैल्यू. हर यूनिट की वैल्यू क्या कहलाएगी? नेट असेट वैल्यू. ये तो एक सिंपल सी लॉजिक हो गई दैट एवरी यूनिट वुड रिप्रेजेंट द नेट असेट वैल्यू. ओके, AUM की हम बात कर रहे थे तो असेट्स अंडर मैनेजमेंट टोटल मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें फाइनेंशियल असेट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ये सारे कवर होते हैं. ग्रोथ ड्राइवर्स, अब ग्रोथ ड्राइवर कैसा होगा तो नेट इन्वेस्टर इनफ्लोज एंड रिडीम्शंस, मार्केट परफॉर्मेंस, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट. मतलब एज पर दिस मेजर्स, ये जो मेजर्स हैं, इन मेजर्स के अकॉर्डिंग ये जो फंड्स स्टॉक्स के होंगे, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स हो गए, इनका ग्रोथ डिसाइड्स होता है. And higher AUM, higher assets under management, it shows the better liquidity and better investment by the people in the economy. Next question है राइजोटॉप प्रोजेक्ट. तो मैंने तुम्हें बताया ही कि राइजोटॉप प्रोजेक्ट में दो वर्ड्स हैं, एक है राइनोसोरस और दूसरा है आइसोटॉप. सो इंडियन एक्सप्रेस आपको क्या बोल रहा है, एक बढ़िया एग्जाम्पल, दैट हाउ अ न्यू प्रोजेक्ट प्लान्स टू कर्ब राइनो पोचिंग थ्रू रेडियो एक्टिव आइसोटॉप इंजेक्शंस. यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को देख सकते हैं, बाकी स्टेट के लीडर्स इन्वॉल्व होते हैं. तो साउथ अफ्रीका में अभी रिसेंटली ये क्या ऑब्जर्व किया गया, साउथ अफ्रीका होम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइनो पॉपुलेशन. याद रखिए, अब यहाँ से एक पॉइंट आपके लिए बन गया कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइनो पॉपुलेशन कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में. had lost over had lost over 10,000 rhinos poaching to over last years, and that's why this Rhizotope project can help it. प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो यहाँ पे रेफरेंस है, ये दो वजह से है. एक तो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स में भी प्राइम मिनिस्टर की फोटोज रहती हैं, और दूसरा क्या कि इन इंडिया वी कैन ऑल्सो अप्लाई इट, सो यू कैन कनेक्ट इट लाइक दैट, है ना. इसको लेकर कंफ्यूज मत होना. हमें ध्यान रखना है राइनोज कंजर्वेशन और आइसोटोप के यूज को लेकर. इनके सिंग में, इनके हॉर्न में एक छोटा सा इंजेक्शन डालकर आइसोटॉप इंक्लूड कर दिया जाएगा, जिससे आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग अच्छी होगी और जो राइनो का पोचिंग होता है वो कम किया जा सकेगा, खत्म किया जा सकेगा. ठीक है. पहला स्टेटमेंट क्या, इट इज एन एंटी पोचिंग इनिशिएटिव launched by the University of Witwatersrand, South Africa, Witwatersrand, South Africa, with support from the International Atomic Energy Agency. अब बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, साउथ अफ्रीका के लिए किया जा रहा है, वो तो आप इसने इस पिक्चर में देख लिया था. और किसके हेल्प से किया जाएगा? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के हेल्प से. IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेल्प से. क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आइसोटोप के प्रॉपर डीलिंग में, इसके प्रॉपर केयर में हेल्प करेगा, और किस तरह से आइसोटोप को यूज करके राइनो कंजर्वेशन किया जा सकता है, राइनो को कोई नुकसान नहीं हो, पीपल को कोई नुकसान नहीं हो, वो चीज़ क्या रिसर्च शेयर IAEA कर सकता है. दैट्स वाई IAEA के हेल्प से ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च किया जा रहा है. The project involves tagging rhino horns with radioactive isotope to make them traceable and unsuitable for illegal trade. Correct?
एक तो सबसे पहले राइनो को ट्रेस किया जा सकेगा, क्यों? क्योंकि उनके हॉर्न्स में, उनके सींग में इस तरह से आइसोटोप डाल दिया जाएगा, तो टैगिंग हो जाएगी और लोकेशन हमेशा मॉनिटर किया जा सकेगा। फिर भी अगर मान लो पोचिंग हो गया तो उसके बाद भी अब जब हॉर्न्स हैं उनको भी कैरी किया जा रहा है, तो भी तो हॉर्न्स, डेड राइनो के हॉर्न में भी तो आइसोटोप है ना, तो पोचर्स को तुरंत पकड़ा जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये पर्पस है राइनो का। यहाँ पे जो राइनो की डिफरेंट स्पीसीज हैं, आप उनके IUCN स्टेटस, उनका जो थ्रेट मेजर है वो देख सकते हो। इंडिया में कौन सा राइनो मिलता है और उसका IUCN स्टेटस क्या है, ये तुम मुझे ये पिक्चर देखकर भी बता सकते हो, और पहले भी हमने डिस्कस करा है। ओके, चलिए हम अब आइसोटोप प्रोजेक्ट के और डिटेल्स को देखें, क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर हैं। देन पहला तो लॉन्च इसको किया जा रहा है साउथ अफ्रीका में विद द सपोर्ट ऑफ IAEA, ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें तो 1957 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है, हेड क्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। ये जो प्रोजेक्ट है इसका कॉन्सेप्ट 2021 में तैयार हो गया था, बट फॉर्मली लॉन्च 2024 जुलाई में किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट राइनो पोचिंग एंड टू मेक द इलीगल ट्रेड अनसुटेबल, अनअवेलेबल। पायलट साइट साउथ अफ्रीका का होगा। इंडिया में भी इसको अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कि इसमें आइसोटोप टैगिंग यूज कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए आइसोटोप बेसिस यूज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिससे डिटेक्टेबल रेडिएशन निकल सके। इंजेक्शन मेथड से उनके हॉर्न में डालेंगे। डिटेक्शन मेजर्स के लिए एक पोर्टल में प्रिपेयर किया जाएगा। सारे सेफ्टी मेजर्स इंश्योर किए जाएंगे कि कोई भी डैमेज नहीं हो राइनो को, पब्लिक को कोई नुकसान नहीं हो, ह्यूमन को कोई भी उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप के वजह से कोई नुकसान नहीं हो। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर IAEA के हेल्प से हमारा राइसोटोप प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंडक्ट करवाने का प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ग्रीन हाइड्रोजन। आप यहाँ देख सकते हो दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन पोर्ट सेक्टर एट कांडला। कांडला में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को लेकर काफ़ी तारीफ की। बाय द वे, वेयर इज कांडला पोर्ट? कांडला पोर्ट कहाँ पर है? मैंने तो पहली बार नाम सुना है, पहली बार नहीं सुना है। तुम मुझे बताओ, जिन्होंने पहली बार नाम सुना है वो मुझे बताएंगे, या जो पहले भी सुने हैं, कि इन विच स्टेट द कांडला पोर्ट लाइज, किस स्टेट में कांडला पोर्ट है। हम ग्रीन हाइड्रोजन पर आते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या, दैट ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यस, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को यूज किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। करेक्ट बात है जी। दूसरा क्या, इट इज ट्रूली कंसिडर्ड ग्रीन, इसको पूरी तरह से ग्रीन तब माना जाएगा ओनली इफ द एंटायर प्रोसेस इज पावर्ड बाय फॉसिल फ्यूल। ये तो उल्टा हो गया ना, भारी मिस्टेक हो गया। नॉन फॉसिल फ्यूल होना चाहिए। नॉन फॉसिल फ्यूल होगा तभी तो किसी भी टाइप का कार्बन एमिशन नहीं होगा। सो सेकेंड इज रॉन्ग। थर्ड, मेजर चैलेंजेस इंक्लूड हाई एनर्जी कंजम्पशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन, कंपाउंड एनर्जी लॉसेस ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ द ट्रांसपोर्ट, ड्यूरिंग कन्वर्जन एंड ट्रांसपोर्ट। ये एक चैलेंज है, बिल्कुल चैलेंज है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, कि ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्रोसेस में एक तो एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोसेस से अगर हम इतना एनर्जी कंज्यूम करके बना सके तो अच्छी बात, अदरवाइज डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल्स पे हो जाती है, तो पूरी तरह से ग्रीन नहीं रहता है उस केस में। साथ ही साथ इसका कन्वर्जन एंड ट्रांसपोर्ट, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। इस फील्ड में भी काम चल रहा है। 1 and 3 आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर नाउ। हम इनके डिटेल की बात करें, यहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर साहब का स्पीच देख सकते हो, ठीक है। दिस इज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल साहब भी यहाँ पर इसमें मेंशन है। आप उनकी भी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, कभी आसाम PCS के एग्जामिनेशंस में, इंटरव्यू में काम आएगा, है ना। इन लीडर्स के बारे में जानना चाहिए जिन्होंने एक विजनरी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। ग्रीन हाइड्रोजन, सो ग्रीन हाइड्रोजन तब प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू प्रोड्यूस होता है, जब हम रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी, जैसे सोलर पावर प्लांट्स आइडली है उसको यूज करते हैं। कंप्लीटली ग्रीन या ट्रूली ग्रीन तब जब पूरा का पूरा एनर्जी सोर्स हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का, ठीक है ना। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पहले सोलर पावर प्लांट से रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, उसको हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी टू एन इलेक्ट्रोलाइजर। इलेक्ट्रोलाइजर में इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यहाँ पे हम H2, देखो मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ स्क्रीन को फिर से,
यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, उसको इस इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोलाइजर में डाला गया जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टोरेज होगा हाइड्रोजन का, जिससे कि कार्बन एमिशन कम से कम हो या नेट जीरो एमिशन हो, इसको टारगेट किया जाएगा। कंप्लीट ग्रीन हाइड्रोजन बुलाया जाएगा। दो दिस इज अ चैलेंजिंग प्रोसेस। आगे देखते हैं कैसा ग्रोथ होता है। चैलेंज की बात करें तो एनर्जी कंजम्पशन हाई होता है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा इशू है। एक बड़ा इशू तो सेफ्टी का होता है कि अगर लीकेज हुआ ना तो फिर जो ब्लास्ट होगा, जो नुकसान होगा वो बहुत बड़ा होगा। कन्वर्जन लॉसेस भी एक चैलेंज होता है, दैट मल्टीपल कन्वर्जन हाइड्रोजन का अमोनिया में, अमोनिया का हाइड्रोजन में, इसमें भी एक बड़ा एनर्जी लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल इन विजाग एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स कन्वर्जिंग हाइड्रोजन टू ग्रीन अमोनिया फॉर ट्रांसपोर्ट एंड रिकन्वर्जन अब्रोड्स कट्स ओवरऑल एफिशिएंसी। ये एग्जाम्पल आप मेंस में यूज कर सकते हो कि ये जो चैलेंज है, इस चैलेंज को दूर करने के लिए विजाग में काम चल रहा है। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन का इशू है तो दिल्ली हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लीकेज एंड कंप्रेशन प्रॉब्लम्स हैड हैम्पर्ड रोल आउट। अब यहाँ पे दिल्ली में ये लीकेज एंड कंप्रेशन प्रॉब्लम को लेकर क्या इशू आ रहे हैं, या वाइजाग में, विशाखापट्टनम में किस तरह से ग्रीन अमोनिया के ट्रांसपोर्ट को लेकर, मतलब हाइड्रोजन से अमोनिया का कन्वर्जन, अमोनिया से बैक टू हाइड्रोजन का कन्वर्जन, इसको लेकर क्या डेवलपमेंट हो रहा है। दिस थिंग्स कैन बी यूज्ड इन मेंस आंसर्स, और इसके डिटेल्स टाइम टू टाइम आगे भी आएंगे, अभी के लिए याद रखिएगा आप। कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें तो कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था HQ मिसाइल सिस्टम पर, जिसको रिसेंटली अभी किस देश ने डेवलप किया है, चाइना ने। ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसका रेंज की हम बात करें तो मैक्सिमम रेंज 40 किलोमीटर है। सरफेस टू एयर मिसाइल है ना, मतलब आने वाले एनिमी एयरक्राफ्ट, अनआइडेंटिफाइड एयर, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस HQ-16 मिसाइल सिस्टम को अमेरिका बोल रहे हैं, चाइना यूज करेगा। रसिया के हेल्प से डेवलप किया गया है, रशियन टेक्नोलॉजी पर, ठीक है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ओके, इतना याद रखिएगा इसे, ये बस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना है इतना। दूसरा था एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर से रिलेटेड उसके लिए मैप देखो एल सल्वाडोर का। ये एल सल्वाडोर का मैप है, और इस क्वेश्चन में मैंने, आप मैप यहाँ देख सकते हो, ये अटैच भी रहेगा डॉक्यूमेंट में। प्री सिक्योर का कंपाइलेशन मैं तुम्हारे साथ कल परसों में अटैच करवा दूंगा, जुलाई का पूरा कंपाइलेशन, ठीक है, प्रिंट करके रिवाइज कर लीजिएगा आप। बाकी हम यहाँ पर बात करें एल सल्वाडोर का, तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया था मैंने, दैट इट इज द ओनली सेंट्रल अमेरिकन कंट्री विदाउट अ कोस्ट लाइन ऑन पैसिफिक ओशन। वैसे ये करेक्ट नहीं है। आंसर क्यों? क्योंकि आंसर यहाँ दिख रहा है, ये एल सल्वाडोर तो पैसिफिक ओशन के साथ इतना बड़ा कोस्ट लाइन शेयर कर रहा है, तो फिर ये कैसे हो गया भैया, गलत हो गया ना। इसलिए मैप जरूरी है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से आप एल सल्वाडोर को इस तरह से पैसिफिक ओशन के साथ एज्यूम करोगे आंख बंद करके। दूसरा स्टेटमेंट, फिर उसके लिए मैप पर आएंगे। इट्स हाईएस्ट पॉइंट सेरो एल पिटाल लाइज ऑन द बॉर्डर विथ ग्वाटेमाला। सेरो एल पिटाल नाम का जो पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट, वो ग्वाटेमाला के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ऐसा है क्या? सेरो एल पिटाल को ढूंढो इस मैप में, ये देखो यहाँ मिलेगा सेरो एल पिटाल, ये सेरो एल पिटाल, ये ग्वाटेमाला के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है कि होंडुरास के साथ शेयर कर रहा है? होंडुरास के साथ कर रहा है ना। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है सेरो एल पिटाल एल सल्वाडोर का, वो किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? होंडुरस के साथ। और होंडुरस का है एल सल्वाडोर के नॉर्थ में, इस तरह से, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट भी बुला सकते हैं, कंप्लीटली नहीं बट नॉर्दर्न तो है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया भैया, रॉन्ग। थर्ड क्या, द लेम्पा रिवर, ये पहले भी मैंने प्री सिक्योर में डिस्कस करा है गाइस, लेम्पा रिवर अगेन आ रहा है, इसलिए याद रखिएगा। द लेम्पा रिवर इज एन इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ द कंट्री। यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। देख लो लेम्पा रिवर को, ये लेम्पा रिवर एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर इस कंट्री के लिए, लेम्पा रिवर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये नॉट ओनली फॉर एल सल्वाडोर बट एज वेल एज फॉर होंडुरास। और लेम्पा रिवर का माउथ कहाँ पर हो गया? फाइनली कहाँ? पैसिफिक ओशन में। तो ये आपको मैप से ध्यान रखना है कि एल सल्वाडोर के नॉर्थ वेस्ट में कौन से बाउंड्री में नेशन है, नॉर्दर्न में कौन सा है या नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है, साउथ ईस्ट में निकारागुआ है, एल सल्वाडोर के साथ डायरेक्टली नहीं है बट इस साइड निकारागुआ पड़ता है, पैसिफिक ओशन इस तरह से इसके साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट में पड़ेगा, सदर्न साइड में पड़ेगा, ये लोकेशन याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए 8 अगस्त के। पहला है क्लाउड बर्स्ट से रिलेटेड, पढ़ो क्लाउड बर्स्ट को, क्योंकि अभी रिसेंटली उत्तराखंड में जो अनफॉर्चुनेटली हुआ,
भगवान से यही प्रार्थना है कि ऐसे इंसिडेंट नहीं हो, जान मान लो की क्षति नहीं हो, भगवान सबकी रक्षा करे। पर ठीक है, जब हुआ तो हमें इसके बारे में पढ़ना ही है। आप पढ़िए क्लाउड बर्स्ट के बारे में और मुझे कमेंट करके आंसर बताइए। मंडे के प्री सिक्योर में मैं फिर इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। दूसरा था इक्रीसेट्स AI बेस्ड एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विस। बड़ा सा नाम है बट बड़ा सिंपल है बाबू। पढ़ोगे स्टेटमेंट को, कॉमन सेंस भी लगाओगे तो भी आंसर बनेगा, और थोड़ा पढ़ने से भी। मंडे को मैं फिर डिस्कस करूंगा ही। ये आपके आज के 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट मंडे को फिर से हम प्री सिक्योर में मिलेंगे इन प्रैक्टिस क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ साथ प्री सिक्योर का कंपाइलेशन भी आपको तब तक मैं ट्राई करूंगा कि अवेलेबल हो जाए, नहीं तो अगले वीक हो ही जाएगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। संडे को हम लोग आसाम प्रहरी के साथ मिलेंगे फॉर आसाम स्पेसिफिक वीकली इन डेप्थ करंट अफेयर्स एनालिसिस। सो टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।